यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पेपर 3 हिंदी जुलाई 2016। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, संधा भाषा से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, संधा भाषा से अभिप्राय है ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन थर्ड देखिए, ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाली किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाली भाषा है संधा भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नाथ साहित्य की कमजोरी क्या नहीं है? तो दोस्तों, नाथ साहित्य की कमजोरी नहीं है ऑप्शन 4 इंद्रिय निग्रह नाथ साहित्य की कमजोरी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, ध्यान से देखिए। राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ी है? फिर से सुनिए। राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पुष्प दंत ने। ठीक है, पुष्प दंत ने ब्राह्मणी रामकथा की प्रतिक्रिया में नई रामकथा गढ़ ली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? तो दोस्तों, तुलसीदास का ग्रंथ नहीं है ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है रामचंद्रिका तुलसीदास का ग्रंथ नहीं है, यह केशवदास का ग्रंथ है। बाकी गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली ये तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, दोस्तों यहाँ पर पंक्ति है तो ध्यान से सुनिए। पंक्ति बेहद सुंदर पंक्ति है, पढ़ती हूँ मैं। रैन गवाई सोई के दिवसु गवाइयाँ खाई हीरे जैसे जन्मू है कौड़ी बदले जाई। तो दोस्तों, कह रहे हैं कि रात गवाई सोकर, दिवस गवाया खोकर, हीरे जैसे जन्म को कैसे बदल दिया आपने? सोकर और गवाकर कैसे बदल दिया? कौड़ी के रूप में बदल दिया। ठीक है, ये अर्थ है इसका लगभग। तो दोस्तों, फिर से सुनिए, बेहद प्यारी पंक्ति है। रैन गवाई सोई के दिवसु गवाइयाँ खाई हीरे जैसे जन्मू है कौड़ी बदले जाई। ठीक है, तो ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो दोस्तों, प्रश्न 5 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 गुरु नानक की काव्य पंक्तियां हैं, गुरु नानक की। अगला प्रश्न है 6, ध्रुवदास ने भक्त नामावली में किसकी भक्ति की प्रशंसा की है? तो दोस्तों, प्रश्न 6 का सही ऑप्शन है गोसाई विट्ठल नाथ की भक्ति की प्रशंसा की है भक्त नामावली में। किसने? ध्रुवदास ने। ठीक है ना? तो ध्रुवदास कौन थे? कबीर के समकालीन और उनके उत्तराधिकारी। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अभी हमने देखा प्रश्न 6 का क्या उत्तर था। प्रश्न 6 का सही उत्तर था गोसाई विट्ठल नाथ। अगला प्रश्न है 7, तो देखते हैं। मधुमालती के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों, प्रश्न 7 का सही उत्तर है 2 मंझन की रचना है मधुमालती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, रत्न खान और ज्ञानबोध किसकी रचनाएं हैं? तो दोस्तों, ये रचनाएं हैं किसकी? मलूक दास की। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है मलूक दास। प्रश्न 9, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके किस कवि की पंक्ति है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन
फोर्थ, रैदास, रैदास की पंक्ति है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10 है दोस्तों, ध्यान से देखिए आपके सामने। प्रश्न 10 देखते हैं। कथन है दोस्तों, यहाँ पर एक कथन है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर उत्तर करेंगे। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। फिर से सुन लीजिए। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। तो ये कथन किस आलोचक का है, ये बताना है इसमें। ये कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का कथन है दोस्तों। अच्छे से देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को चाहे तो रिपीट कर लीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण कथन है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11। प्रश्न 11 दोस्तों, यहाँ पर एक पंक्ति है, पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सोहे घनश्याम मग हेरती हथेरी ओट, सोहे घनश्याम मग हेरती हथेरी ओट, ऊंचे धाम बाम चढ़ी आवत उतरी जात, ऊंचे धाम बाम चढ़ी आवत उतरी जात। इन पंक्तियों में नायिका की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है? इन पंक्तियों में नायिका की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है? तो दोस्तों प्रश्न 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, उत्कंठा। उत्कंठा का वर्णन हुआ है इन पंक्ति में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12। प्रश्न 12 है दोस्तों, रीति काल में लला, रीति काल में लला के लिलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, रणनात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। यह कथन किसका है? तो दोस्तों बताना है कि यह कथन किसका है। रीतिकाल में लला के लिलाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, रणनात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों प्रश्न 12 का सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ। तो दोस्तों प्रश्न 12 का ऑप्शन 4 सही उत्तर है, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह की पंक्तियां हैं ये। प्रश्न 13 देखते हैं दोस्तों। बाणी को सार बखान्यो सिंगार, बाणी को सार बिखान्यो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी, सिंगार को सार किशोर किशोरी। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो दोस्तों उक्त पंक्तियां हैं, हम बताएंगे देव की। ठीक है, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड देव इसका सही उत्तर है दोस्तों। फिर से सुन लीजिए। बाणी को सार बखान्यो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी, सिंगार को सार किशोर किशोरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। प्रश्न 14 देखने से पहले एक बार हम फिर से 13वें प्रश्न का सही उत्तर पर टिक लगा लेंगे। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर था दोस्तों। चलते हैं अपने प्रश्न 14 पे। तो देखेंगे हम प्रश्न 14। नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित्त आ सकता था, इस काल यानी रीति का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। फिर से सुन लीजिए। नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित्त आ सकता था, इस काल यानी रीति का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। तो प्रश्न 14 का सही उत्तर क्या है, यानी कि यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, देख लीजिए अपना उत्तर अपनी स्क्रीन पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है दोस्तों।
मतीराम के ललित ललाम, मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय क्या है? तो मतीराम के ललित ललाम का मुख्य वर्ण विषय है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट अलंकार निरूपण। अलंकार निरूपण इसका सही उत्तर है, अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में देखते हैं क्या है। बरवई छंद में किस कवि ने, बरवई छंद में किस कवि ने नायिका भेद का निरूपण किया है? आ गया, देख लीजिए। मैं अगर आपने मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस का वीडियो देखा है तो उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस इन प्रश्न पत्रों में आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे अगर आपने वन लाइनर्स क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए। वीडियोस का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शंस में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड रहीम, रहीम। ठीक है, तो बरवई छंद में रहीम ने नायिका भेद का निरूपण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर एक आख्यान दिया गया है, पढ़ते हैं इसको। मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, भ्रम करके नहीं, भ्रम करके नहीं। तो यह आख्यान किस कवि ने किया है? तो दोस्तों यह आख्यान है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18 प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 देखिए, पंक्ति है यहाँ पर। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह कथन किस कवि का है? तो दोस्तों यह कथन है ऑप्शन थर्ड यानी निराला का। ठीक है, निराला का कथन है दोस्तों। कितनी प्यारी पंक्ति है, बेहद खूबसूरत। फिर से सुन लीजिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति, ये कथन निराला का है। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अक्सर स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, गीतिका, गीतिका महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्जा, निहार, दीपशिखा, ये तीनों महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 20। कलगी बाजरे की किसकी कविता है? तो दोस्तों कलगी बाजरे की कविता है, हमारा ऑप्शन होगा इसका सही थर्ड, अज्ञे की कविता है कलगी बाजरे की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पंक्ति है। ठीक है, देखते हैं। भूल कर जब रहा भटका में, भूल कर जब रहा भटका में, तुम ही झलके हे महाकवि, तुम ही झलके हे महाकवि। सघन तम की आंख बन मेरे लिए, सघन तम की आंख बन मेरे लिए। तो दोस्तों महाकवि निराला का उपर्युक्त स्तवन किस परवर्ती कवि ने किया है? महाकवि निराला का उपर्युक्त स्तवन किस परवर्ती कवि ने किया है? तो दोस्तों प्रश्न 21 का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह ने महाकवि निराला का स्तवन किया है। ठीक है, जो कि इनके परवर्ती कवि हैं। ठीक है, यानी बाद के कवि हैं। ध्यान से सुन लीजिए, बेहद प्यारी पंक्तियां हैं। भूल कर जब रहा भटका में,
तुम ही झलके हे महाकवि। हे महाकवि कौन? निराला। ठीक है। सघन तम की आंख बन मेरे लिए, सघन तम की आंख बन मेरे लिए। ठीक है। तो कौन झलके थे? शमशेर बहादुर सिंह की आंख में निराला झलके थे। ठीक है। बेहद सुंदर पंक्तियां दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 22। प्रश्न 22 है दोस्तों, अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अनंत देवी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो दोस्तों प्रश्न 22 का सही उत्तर है ऑप्शन 4 स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त नाटक की पात्र हैं कौन? अनंत देवी। और स्कंद गुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का नहीं है? तो दोस्तों उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है। कौन सा? ऑप्शन 2 सिंदूर की होली। सिंदूर की होली उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। निम्नलिखित में से सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है? सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है 8वां सर्ग। 8वां सर्ग उपन्यास किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। माफ कीजिए दोस्तों, उपन्यास नहीं, नाटक। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 8वां सर्ग, जिसमें स्वतंत्रता, ठीक है, तो स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस का नायक बताना है। और ये कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है। तो इसके नायक कौन है? तो इसके नायक हैं सिरचन, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है दोस्तों। सिरचन नायक हैं ठेस कहानी के, और ठेस कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 26। तो चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न दोस्तों, आपके सामने है स्क्रीन पर। राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो राग दरबारी उपन्यास में जो गांव है वो बताना है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2 शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 27। तो प्रश्न 27 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास है ऑप्शन 3 बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28। ध्यान से देखिए, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है ऑप्शन 1 पहला गिरमिटिया। ठीक है। प्रश्न संख्या 29। ध्यान से देखिए, पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दोस्तों पीली आंधी उपन्यास की लेखिका है ऑप्शन 2 प्रभा खेतान की रचना है पीली आंधी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 30। ध्यान से देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो दोस्तों घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं हमारे राहुल सांकृत्यायन, यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। तो देखो दोस्तों, अगर कभी भी क्वेश्चन में यात्रा वृत्तांत का प्रश्न आता है और उसमें घुमक्कड़ शब्द आता है तो ध्यान रखिए ऑप्शन का सही उत्तर राहुल सांकृत्यायन ही होगा। ठीक है। क्योंकि ये इन्हें कहा भी जाता है ये एक घुमक्कड़ जिज्ञासु थे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न
31, ठीक है, प्रश्न 31 है, ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं दोस्तों, प्रश्न 31 का सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का एक रिपोर्टाज है जिसका नाम है ऋण जल धन जल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 32, ध्यान से देखिए, 32वां प्रश्न है, प्रवास की डायरी, प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रवास की डायरी के लेखक हैं ऑप्शन फर्स्ट हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की रचना है प्रवास की डायरी। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न 33, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा, आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है ऑप्शन थर्ड अपनी कहानी, अपनी कहानी आत्मकथा है और किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 34, ध्यान से देखिए दोस्तों, 34वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र नहीं है, रेखा चित्र नहीं है बताना है दोस्तों। तो महादेवी वर्मा द्वारा ने जो रेखा चित्र नहीं बनाया है तो वो है ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है। बाकी स्मृति की रेखाएं है, ठीक है, पथ के साथी भी है, अतीत के चलचित्र भी है। ठीक है, बाकी अन्य सभी रेखा चित्र हैं, माटी की मूर्तें नहीं है। प्रश्न 35, प्रश्न 35 है दोस्तों, ध्यान से देखिए, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट उद्धभट्ट की। ठीक है, उद्धभट्ट की रचना है काव्यालंकार सार संग्रह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36, ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन अलंकारवादी कवि नहीं है? तो दोस्तों अलंकारवादी कवि नहीं है ऑप्शन फोर्थ कुंतक, कुंतक अलंकारवादी कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 37, काव्य को प्रकृति की अनुकृति, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? तो दोस्तों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहा है, ऑप्शन हमारा सही है थर्ड अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखिए अरस्तु। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों इस तरह से 37वें प्रश्न का सही उत्तर है अरस्तु। ठीक है, अगला प्रश्न है 38, ध्यान से देखिए, रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये सिद्धांत है ऑप्शन फर्स्ट भट्ट लोलट का सिद्धांत है दोस्तों, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। और किसके संदर्भ में है ये? रस निष्पत्ति के संदर्भ में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 39, ध्यान से देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान की रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इस रचना के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये किसकी रचना है? ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है I.A. रिचर्ड्स, I.A. रिचर्ड्स की रचना है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये पाश्चात्य लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41, ध्यान से देखिए दोस्तों, जन्म काल की दृष्टि से, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी संतों का, निम्नलिखित सूफी संतों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी संतों का सही अनुक्रम है ऑप्शन सेकंड
ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर आते हैं निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। फिर आते हैं शेख चिश्ती, शेख चिश्ती, शेख। फिर आते हैं शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर निजामुद्दीन औलिया, फिर शेख चिश्ती और फिर आते हैं शेख सलीम चिश्ती। तो दोस्तों ये सूफी संतों का सही अनुक्रम है जन्मकाल की दृष्टि से। अगर आपने मेरे वन लाइनर वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें सूफी संत का जो वीडियो है, ठीक है, उसे देखिए। उसमें आपको सूफी के सभी संत क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे, ठीक है, जिसमें चिश्ती संप्रदाय का भी उल्लेख किया गया है और उनके सभी संतों का भी उल्लेख है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 42। जन्मकाल की दृष्टि से, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है ऑप्शन फोर्थ। ध्यान से देखिए, ऑप्शन फोर्थ। सबसे पहले रैदास, ठीक है, फिर मीराबाई, फिर रज्जब और फिर मलूक दास, ठीक है। रैदास, मीराबाई, रज्जब, फिर मलूक दास। याद रखिए दोस्तों, जन्मकाल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 43 आपके सामने। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रश्न 43 का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। सबसे पहले है ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। फिर है आत्महत्या के विरुद्ध, फिर संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक और अंत में है उदिता, उदिता। तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम आपके सामने है, ठीक है। देख लीजिए अपने ऑप्शंस में अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रचना काल की दृष्टि से भिखारी दास, ध्यान से सुनिए, भिखारी दास की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों रचना काल की दृष्टि से भिखारी दास की रचनाओं का सही अनुक्रम देखते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। रस सारांश, सबसे पहले है रस सारांश, फिर है छंदार्णव पिंगल, छंदार्णव पिंगल, फिर है काव्य निर्णय, काव्य निर्णय और अंत में है श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ठीक है। तो इस तरह से रचना काल की दृष्टि से भिखारी दास की रचनाओं का सही अनुक्रम आपके सामने है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 45। ध्यान से देखिए दोस्तों, 45वां प्रश्न है। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है, जन्मकाल की दृष्टि से, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट के अनुसार हम देखेंगे सबसे पहले किसका नाम आता है, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी सबसे पहले आए, फिर सियाराम शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, फिर अंत में भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, जिनकी प्रसिद्ध कविता है दोस्तों, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते हम जहाँ चले, ठीक है ना। बेहद सुंदर पंक्ति है, पढ़ना कभी इसको अगर समय मिले तो। बाकी आपका प्रश्न आपके प्रश्न के सामने आपका उत्तर है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 46। ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 46 आपके सामने है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमारे सामने जो कृतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है। सबसे पहले है ग्रंथि, फिर अनामिका, फिर आंसू और अंत में निहार। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले ग्रंथि, फिर अनामिका, फिर आंसू और अंत में निहार, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ये क्रम
है कृतियों का जो कि आपके सामने है। ठीक है, सही अनुक्रम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दोस्तों 47 आपके सामने। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम है दोस्तों, प्रश्न 47 का सही उत्तर है क्या? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। तो फिर से देख लीजिए क्या है इसमें नाटक कौन से हैं, तो देखते हैं। मादा कैक्टस, फिर दर्पण, मिस्टर अभिमन्यु। जस्ट अभी मैं इस रचना के बारे में सोच ही रही थी। ठीक है, और देखिए नाम आ भी गया है ना। तो मिस्टर अभिमन्यु, और इसके बाद आता है कौन सा नाटक? एक सत्य हरिश्चंद्र। फिर से सुन लीजिए, मादा कैक्टस, दर्पण, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र। ये सभी क्या हैं? प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 48, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 48, रूपक के कार्यों की 5 अवस्थाएं होती हैं। रूपक के कार्यों की 5 अवस्थाएं होती हैं तथा इनके द्वारा नाटकीय इतिवृत्त की गति प्रकट होती है इन कार्य अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कार्य अवस्थाएं दी गई हैं। चलिए देखते हैं इनका सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है दोस्तों। सबसे पहले अवस्था आती है प्रारंभ की अवस्था, फिर प्रयत्न, किसी भी काम को करने की बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, रूपक के कार्यों की 5 अवस्थाएं बता रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले उसका प्रारंभ होता है, फिर प्रयत्न, फिर प्राप्त्याशा, फिर नित्याप्ति और अंत में फलागम। फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नित्याप्ति, फलागम, ये सभी रूपक के कार्यों की 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 49, ध्यान से देखिए। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। सबसे पहले जो निबंध है दोस्तों वो है मिट्टी की ओर, फिर है अर्धनारीश्वर, और फिर है वेणुवन, अंत में है वट पीपल। तो दोस्तों प्रकाशन काल के अनुसार यहाँ पर निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है, इसका ऑप्शन है फर्स्ट, सही उत्तर। ठीक है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 50, ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 50 आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 50। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो प्रश्न 50 का सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, मैला आंचल। सबसे पहला उपन्यास मैला आंचल यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार है। ठीक है, फिर आधा गांव, फिर राग दरबारी, फिर लोक ऋण। ठीक है, ये सभी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, हमेशा प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैला आंचल, फिर आधा गांव, फिर राग दरबारी, फिर लोक ऋण, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में है सभी उपन्यास। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 51, चलिए देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो उपन्यास हैं वो हमारे सामने हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 51 का सही उत्तर है ऑप्शन फोर्थ। सबसे पहले कौन सा है उपन्यास? सबसे पहले है रुकोगी नहीं राधिका, फिर आपका बंटी,
आपका बंटी, फिर शालमली और अंत में छिन्नमस्ता। ठीक है, फिर से सुन लो, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, शालमली, छिन्नमस्ता, ये सभी क्या हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। तो दोस्तों ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 52, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 52, प्रकाशन काल के अनुसार प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेमचंद की कहानियों का अनुक्रम है। चलिए देखते हैं प्रश्न 52 का सही उत्तर क्या है। तो प्रश्न 52 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, नमक का दारोगा सबसे पहले, फिर है शतरंज के खिलाड़ी, फिर पूस की रात और अंत में कफन। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात और फिर कफन। तो प्रेमचंद की ये कहानियों का सही अनुक्रम है प्रकाशन काल के अनुसार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 53, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 53 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों प्रश्न 53 का सही ऑप्शन है, यानी सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले है प्रेमचंद और उनका युग, फिर है कामायनी एक पुनर्विचार, फिर है अधूरे साक्षात्कार, फिर है दूसरी परंपरा की खोज। ये सभी क्या हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 54, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 54, जीवन काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य चिंतकों का सही अनुक्रम क्या है। जीवन काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य चिंतकों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रश्न 54 का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है दोस्तों। सबसे पहले आनंद वर्धन, फिर है अभिनव गुप्त, फिर है विश्वनाथ, फिर आते हैं पंडित राज जगन्नाथ। इन सब की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और जिस भी सिद्धांत से इनका संबंध है सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए दोस्तों। ये गिने चुने चुनिंदा नाम हैं, इनमें से 2 नाम तो हमेशा ऑप्शंस में फंस ही जाते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से नेम बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उनको अच्छे से कर लीजिए, या एग्जाम्स में कौन से नाम कॉमन है। ठीक है, तो आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 55, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 55, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो निम्नलिखित साहित्यकारों का सही अनुक्रम कुछ इस प्रकार है, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो प्रश्न 55 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है आपके सामने। सबसे पहले प्रकाश चंद्र गुप्त, फिर है रामविलास शर्मा, फिर शिवदान सिंह चौहान और अंत में रांगे राघव। तो दोस्तों फिर से देख लो, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, ये सभी साहित्यकारों का सही अनुक्रम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 56, दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश हैं, पहले देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56 से 65 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना, दूसरा तर्क है। कोड में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्थापना ए से डिनोट की गई है और तर्क जो है आर से डिनोट किया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 56 क्या है। तो स्थापना है दोस्तों आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर पढ़ते हैं। स्थापना, पश्चिमी दृष्टि से सभी कलाओं में गुणों का अनुसंधान ही तो सौंदर्य शास्त्र है।
पश्चिमी दृष्टि से सभी कलाओं में गुणों का अनुसंधान ही तो सौंदर्य शास्त्र है। तर्क है दोस्तों, इसीलिए सौंदर्यानुभव हेतु भारतवर्ष में काव्य को ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए सौंदर्यानुभव हेतु भारतवर्ष में काव्य को ललित कलाओं के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों प्रश्न 56 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही आर गलत, यानी इसमें हमारी व्याख्या तो सही है लेकिन जो हमारा तर्क है वो गलत है। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 57, ध्यान से देखिए, स्थापना है आपके सामने, पढ़ते हैं इसको दोस्तों। काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय यानी तर्क से अलग नहीं होता। काव्य का न्याय शास्त्र के न्याय से अलग नहीं होता। तर्क है दोस्तों, तर्क क्या है हमारा? काव्यार्थ की प्रतीति केवल शास्त्रगत वाच्यार्थ से ही संभव नहीं। काव्यार्थ की प्रतीति केवल शास्त्रगत वाच्यार्थ से ही संभव नहीं है। इसके लिए काव्य के अपने न्याय का सहारा लेना होगा। क्योंकि काव्य न्याय का मूल आधार वक्रोक्ति है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 4 यानी ए गलत और आर सही। यानी स्थापना तो हमारी गलत है लेकिन तर्क जो है वो हमारा सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 58 दोस्तों, इसके बाकी ऑप्शन मैंने हाइड कर दिए हैं। जो उत्तर है वो केवल 1 या 2 ऑप्शन में से है। तो पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर उत्तर देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 58 की स्थापना देखिए। कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है जो उसकी सृजनात्मकता को प्रेरित करता है। फिर से सुनिए, कवि का दर्शन जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है जो उसकी सृजनात्मकता को प्रेरित करता है। तर्क है दोस्तों, तर्क क्या है? क्योंकि कवि कर्म को प्रभावित करने वाला केंद्रीय बिंदु यही आस्था है और आस्था विस्तृत निर्दिष्ट सत्य की रागात्मक स्वीकृति है और आस्था वस्तुतः निर्दिष्ट सत्य की रागात्मक स्वीकृति है। तो दोस्तों प्रश्न 58 का सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी ए सही और आर सही। यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, दोनों ही सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 59, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 59 स्थापना है। कविता 2 शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। कविता 2 शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। तर्क है दोस्तों, इसीलिए मौन भी अभिव्यंजना है। तो दोस्तों प्रश्न 59 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 ए सही और आर भी सही। यानी हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 60 स्थापना है दोस्तों। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों प्रश्न 60 का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन 1। ध्यान से देखिए, ऑप्शन 1 यानी ए सही और आर भी सही। यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 61, ध्यान से देखिए। स्थापना है दोस्तों। भारतेंदु युग और उसका साहित्य
आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। भारतेंदु युग और उसका साहित्य आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क है इसीलिए उसके केंद्र में मनुष्य है, इसीलिए उसके केंद्र में मनुष्य है। ईश्वरीय आस्था लेश मात्र भी नहीं है, ईश्वरीय आस्था लेश मात्र भी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड, ए सही और आर गलत, यानी स्थापना सही है लेकिन तर्क हमारा गलत है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 62, ध्यान से देखिए। स्थापना पश्चिम के ज्ञानोदय से ही भारतीय साहित्य में अस्मिताओं का उदय हुआ। माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा शोर हुआ अभी, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 62 फिर से देखते हैं। स्थापना है पश्चिम के ज्ञानोदय से ही भारतीय साहित्य में अस्मिताओं का उदय हुआ। तर्क है दोस्तों कारण की भारतीय समाज से कोई विचार प्रेरणा उनसे नहीं मिली, भारतीय समाज से कोई विचार प्रेरणा उनसे नहीं मिली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, ए गलत और आर भी गलत, यानी कि स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है, दोनों ही बातें यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 63, ध्यान से देखिए। स्थापना युद्ध और प्रेम पारसी थिएटर के दो मूल भाव थे। युद्ध और प्रेम पारसी थिएटर के दो मूल भाव थे। तर्क है दोस्तों क्योंकि राष्ट्र प्रेम और जनता में संघर्ष चेतना जागृत करने में पारसी नाटककार आगे थे। क्योंकि राष्ट्र प्रेम और जनता में संघर्ष चेतना जागृत करने में पारसी नाटककार आगे थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, ए सही और आर गलत। ठीक है, यानी कि ए तो हमारी स्थापना तो सही है लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तर्क हमारा गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 64, ध्यान से देखिए। स्थापना परिवर्तन सृष्टि का अटूट नियम है, ये स्थापना है। तर्क लेकिन यह नियम साहित्य पर लागू नहीं होता क्योंकि मनुष्य की संवेदना अपरिवर्तित है। तो दोस्तों प्रश्न 64, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, ए सही और आर गलत, यानी स्थापना सही है कि परिवर्तन सृष्टि का अटूट नियम है लेकिन जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 65वां प्रश्न। स्थापना शब्द का वास्तविक अर्थ वाक्य की गति में ध्वनित होता है। शब्द का वास्तविक अर्थ वाक्य की गति में ध्वनित होता है। तर्क है दोस्तों हमारा क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द विषय का समूर्तन करते हैं। क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द विषय में समूर्तन करते हैं और नई अर्थ छवियों का उद्घाटन करके अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न 65 का सही उत्तर है ऑप्शन 2, यानी ए सही और आर भी सही, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 66 है दोस्तों आपके सामने। निम्नलिखित ग्रंथों को, ये ग्रंथ हैं कुछ और ये कुछ रचनाकार हैं, ठीक है, उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 66 का सही उत्तर पहले क्या है। तो सही उत्तर है प्रश्न 66 का ऑप्शन 4। इसके अनुसार अब हम मिलान करेंगे। तो सबसे पहली रचना कौन सी है? गंगा लहरी। इसके रचनाकार कौन है? तो गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। अगला ऑप्शन है बी, शिवा बावनी। शिवा बावनी किसकी रचना है? ऑप्शन 4 भूषण। भूषण की रचना है शिवा बावनी। ऑप्शन सी रस रहस्य। रस रहस्य किसकी रचना है दोस्तों? कुलपति मिश्र की रचना है, ठीक है, कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन डी श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है दोस्तों? तो ये रचना है भिखारी
दास की। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 67, ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रश्न 67, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों से सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, कवियों से हम सुमेलित करेंगे। एक तरफ दिए गए हैं काव्य पंक्तियाँ और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनसे संबंधित कवि। तो चलिए देखते हैं कौन सी पंक्ति किस कवि की है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन थर्ड के अनुसार चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए। पंक्ति देखते हैं, जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवंत, जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवंत, फिरई अजहु बनारसी आसपासा, फिरई अजहु बनारसी आसपासा। तो सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है? रैदास की पंक्ति है। ठीक है, जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवंत। अगली पंक्ति है दोस्तों बी, जेई मुख देता तेई हंसा, सुनाते आयु आंसू, सुनाते आयु आंसू। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है जायसी की। ठीक है, जायसी की पंक्ति है, जेई मुख देखा तेई हंसा। प्रश्न ऑप्शन सी, हरी है राजनीति पढ़ी आए समूझी बात, हरी है राजनीति पढ़ी आए समूझी बात, कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए, कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए। तो ऑप्शन सी का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड यानी सूरदास। ठीक है, याद रखिए सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला ऑप्शन है डी, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है दोस्तों कुंभन दास की। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित रचनाकारों को, ये रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं के साथ मिलाना है। तो ये रचनाएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उद्योतन सूरी, ए ऑप्शन। इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है कुवलय माला कथा, कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी की रचना है। ऑप्शन बी, रोड कवि या रोड़ा कवि। तो इनकी रचना कौन सी है? तो रोड कवि की रचना है दोस्तों ऑप्शन थर्ड, राहुल वेल। ऑप्शन सी, दामोदर शर्मा। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है दोस्तों फर्स्ट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की कृति है। ऑप्शन डी, ठाकुर ज्योतिरीश्वर। इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। तो दोस्तों आपके सामने रचनाकारों की रचनाएं सुमेलित कर दी गई हैं। बाकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 69, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कविता संग्रह हैं, यहाँ पर कुछ प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। चलिए मिलान करते हैं। तो ऑप्शन ए, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? कितनी नावों में कितनी बार। तो ऑप्शन थर्ड 1967 में इसका प्रकाशन हुआ। किसका? कितनी नावों में कितनी बार का। अगला है बी ऑप्शन, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन फर्स्ट 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन सी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 में इसको रचा गया। ठीक है, अगला देखते हैं, लोग भूल गए हैं। तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन सेकंड, लोग भूल गए हैं। ठीक है, 1982 में इसकी रचना हुई। तो दोस्तों सभी का रचना काल यानी प्रकाशन वर्ष ठीक है आपके सामने है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 70, ध्यान से देखिए दोस्तों।
निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कुछ कविताएं दी गई हैं और यहाँ पे प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। प्रश्न 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन ए विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विष्णु प्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1957। 1957। अगला देखते हैं ऑप्शन बी स्वप्न। स्वप्न का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है दोस्तों, स्वप्न का प्रकाशन वर्ष है 1929। याद रखिए 1929। फिर है ऑप्शन सी हिम किरीटनी। हिम किरीटनी इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941। 1941 हिम किरीटनी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है डी। अगला ऑप्शन है डी श्रांत पथिक। श्रांत पथिक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन सेकंड 1902। 1902 में इसकी रचना हुई। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 71 ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पात्र हैं और यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। चलिए मिलान करते हैं। ऑप्शन ए आकुलित किलात। आकुली किलात। आकुली किलात ये किस रचना के पात्र हैं? तो दोस्तों आकुली किलात पात्र हैं ऑप्शन फर्स्ट। आकुली किलात पात्र हैं दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। आकुली किलात, ठीक है, ऑप्शन थर्ड के अनुसार आकुली किलात कामायनी के पात्र हैं। चलिए देखते हैं अगले। अश्वसेन। अश्वसेन किसके पात्र हैं? ऑप्शन फर्स्ट रश्मि रथी के। ठीक है, ऑप्शन सी युयुत्सु। वो युयुत्सु किसके पात्र हैं? अंधा युग के। ठीक है, अंधा युग के पात्र हैं। ऑप्शन डी ओशिनरी। ओशिनरी किसके पात्र हैं? उस ओशिनरी पात्र हैं उर्वशी के। ठीक है, तो इस प्रकार पात्र और उनकी रचनाएं आपके सामने हैं, आप अच्छे से मिलान कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 72 ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ मिलाना है। तो ये पात्र हैं, ये कुछ नाटक दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिए। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले विलोम। विलोम किस नाटक के पात्र हैं? तो विलोम पात्र हैं आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं विलोम। फिर है ऑप्शन बी गालव। गालव किसके पात्र हैं? तो ये पात्र हैं माधवी के। ठीक है, माधवी के पात्र हैं गालव, ध्यान रखिए। ऑप्शन सी आत्मन। आत्मन किसके पात्र हैं? मिस्टर अभिमन्यु। मिस्टर अभिमन्यु के पात्र हैं आत्मन। ठीक है, ऑप्शन डी पृथु। पृथु किसके पात्र हैं? तो पृथु पात्र हैं पहला राजा। ठीक है, पहला राजा के पात्र हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 73 ध्यान दीजिए, निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ मिलाना है। तो यहाँ पर कुछ पात्र हैं, यहाँ पर कुछ कहानियां हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है दोस्तों, तो ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए देखते हैं। आलोपी दीन। आलोपी दीन किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों ये पात्र हैं नमक का दारोगा। नमक का दारोगा। ऑप्शन बी झुरिया। झुरिया किसके पात्र हैं? तो ये पात्र हैं दोस्तों ऑप्शन थर्ड सदगति। सदगति के पात्र हैं। ऑप्शन सी जोखू। जोखू किसके पात्र हैं? तो ऑप्शन फिफ्थ ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं के पात्र हैं जोखू। ऑप्शन डी अमीना। अमीना किसकी पात्र हैं? तो दोस्तों ईदगाह। प्रेमचंद की कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह, जिसकी पात्र हैं अमीना। ठीक है, ईदगाह। तो दोस्तों पात्र और उनकी कहानियां आपके सामने हैं, आप अच्छे से मिलान कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 74 दोस्तों, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 है जिसमें उपन्यासकार हैं, सूची 2 है जिसमें उपन्यास हैं। चलिए मिलान करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है प्रश्न और जिसका उत्तर है 4th। चलिए मिलान करते हैं उत्तर 4th के अनुसार। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे हाइड हो गई है, कोई बात नहीं, आपको अपने प्रश्न से मतलब होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों समय सरगम।
समय सरगम कृष्णा सोबती का उपन्यास है? ऑप्शन बी चंद्रकांता। चंद्रकांता का उपन्यास कौन सा है? कथा सती सर। कथा सती सर चंद्रकांता का उपन्यास है। ऑप्शन सी चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल इनका उपन्यास कौन सा है? तो इनका उपन्यास है एक जमीन अपनी। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल। ऑप्शन डी अलका सरावगी। अलका सरावगी इनका उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन सेकंड कोई बात नहीं। कोई बात नहीं उपन्यास है अलका सरावगी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75। और दोस्तों इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं, सूची 1 में, सूची 2 में रचनाकार हैं। चलिए मिलान करते हैं। हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड। इसके अनुसार हम रचनाओं को मिलाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए रसमंजरी। रसमंजरी किसकी रचना है? ऑप्शन थर्ड भानु दत्त की रचना है रसमंजरी। ऑप्शन बी भाव प्रकाशन। भाव प्रकाशन किसकी रचना है? तो दोस्तों शारदा तने। शारदा तने की रचना है भाव प्रकाशन। ऑप्शन सी साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो दोस्तों विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। ऑप्शन डी नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है किसकी? ऑप्शन फर्स्ट रामचंद्र गुणचंद्र की। रामचंद्र गुणचंद्र की रचना है नाट्य दर्पण। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न पत्र के 75 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।